गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारा यह यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रेट चैनल में। और आज हम इस चैनल में आपको बताएंगे 10वीं वर्ग के 4.2 के सभी प्रश्नों के हल। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था 4.1 के सभी प्रश्नों के हल, और आज मैं इस वीडियो में 10वीं वर्ग के NCERT के 4.2 के सभी प्रश्नों के हल बताऊंगा। तो यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि, बच्चों आप लोग 9th क्लास में ही गुणनखंड विधि पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी गुणनखंड विधि से बोला गया है बनाने के लिए। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है x - 3x x स्क्वायर - 3x - 10 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। और तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है 4x² - x + 1/8। और पांचवा है 100x² - 20x + 1 = 0। तो इससे अब हम हल करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा इन समीकरणों को हल किया गया है। तो देखिए, अब हल हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारे पास दिया हुआ है समीकरण x² - 3x - 10 = 0। अब x² + 5x - 2x - 10 = 0, इसको हम लोग गुणनखंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, AC फैक्टर पे आधारित है। AC फैक्टर जिसमें हम लोग A और C को गुना करके फैक्टर निकालते हैं, और उसको हम लोग बीच वाला जो x का जो कोफिशिएंट वाला जो अंक होता है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ समायोजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपका 5 और 2 को जब गुना करेंगे तो 10 आ जाता है, जो कि AC फैक्टर है। और यह 5x - 2x, जैसा कि AC फैक्टर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर है AC। इसका हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। LCM निकालने के बाद इसका यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि कितना है, तो AC हमारा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। और 10 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये देखिए 2 से जब इसको LCM करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको देखिए, हम लोग 2 और 5 के फैक्टर में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 5x, यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका यहाँ पर 5x - 2x - 10 = 0 लिख सकते हैं। अब उसी प्रोसेस को आगे प्रस्तुत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए, x × x + 5 और -2x + 5, जब उसका फैक्टर कॉमन लिया गया तो उसके बाद फिर उसको और आगे हल करने पर हम देख सकते हैं कि x + 5 और x - 2 = 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों को हल करने पर हम देखते हैं कि x + 5 = 0 या फिर x - 2 = 0 होता है।
तो या तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा या तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा। तो इस तरह से x बराबर -5 या x बराबर 2 हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार -5 और x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे आसपास है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका भी हम देख सकते हैं कि AC कितना है। अब देख सकते हैं कि इसका भी जो है AC यहाँ पर देखिए ये है आपका A कितना दिया हुआ है 2 और C कितना दिया हुआ है 6। तो 2 और 6 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा यहाँ पे 12। कितना आ गया 12। अब 12 का एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम करेंगे तो 2 से जब लगाएंगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब यह हो गया तो हमारा क्या कहता है, बीच में हमें कितना लाना है, यहाँ पर 1 प्लस x लाना है। तो प्लस x कैसे लाएंगे, जब 4 माइनस 3 करेंगे तब प्लस x आएगा। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपका 2 to 4 हो गया है तो 4x यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं 4x लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3x और फिर ये 6 माइनस 6। अब इसको यहाँ पर देखिए 2x x प्लस 2 माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इस तरह से फिर हमारा जो यह 2x और माइनस 3 यह कॉमन निकल करके आ जाता है x प्लस 2 और 2x माइनस 3 हमारा यहाँ पे रह जाता है। तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे x का मान कितना निकल गया -2 या x का मान हो गया 3/2। तो इस तरह से इस समीकरण का जो हल होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 × 2 x माइनस 6 के मूल हैं। तो इस तरह से इनका मूल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0 होगा। उसी तरह से सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि √2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस √2 बराबर 0 आ जाता है और हल करने पर हमें वही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार -5√2 और -√2 द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। तो 1/8 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो 16x माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 100 है। मेरा सी फैक्टर कितना है 100 है। अब देख सकते हैं ए हमारा 100 है और सी हमारा
1 है। तो ऐसी फैक्टर मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। अब इस 100 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 10 से जब करेंगे तो 10 बार में 100 आ जाता है। इस तरह से जब -10x और -10x जब लिखेंगे तो वह मिलकर के -20x हो जाता है, जो कि हमारा फैक्टर को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10x को कॉमन ले लेते हैं तो 10x - 1 बचता है। फिर -1 को कॉमन ले लेने पर 10x - 1 बचता है, तो बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से 10x - 1 और 10x - 1 = 0 हो जाता है। तो x बराबर कितना आता है, 1/10 और 1/10 आता है। इस प्रकार 1/10 और 1/10 100x² - 20x + 1 बराबर 0 के मूल्य है। अब देखिए यहाँ पे निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 में अब देखिए दिया हुआ है कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इनका यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसका हम लोग गणितीय निरूपण चलिए अब हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x है। जब 5 कंचे खो जाते हैं तब जॉन के पास कंचों की संख्या x - 5 रह जाती है। जब 5 कंचे खो जाते हैं तब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x - 5 बराबर 40 - x हो जाती है। तो प्रश्न अनुसार कहता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहाँ पर कंचों की गुणनफल कितना, 124 है। तो दोनों ने 5-5 खो दिया। तो जब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जीवंती ने अपना खोया तो उसका संख्या हो गया x - 5, और जब जॉन ने उसको खोया तो x - 5, और जब जीवंती ने खोया तो उसका हो गया 40 - x। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं कि जॉन का x - 5 हो गया और जीवंती का 40 - x हो गया। अब दोनों का गुणनफल कहा जा रहा है 124 है। दोनों का गुणनफल कितना है, 124। तो 40x - x² - 200 + 5x बराबर 124। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x - 5 और 40 - x दोनों को गुना कर दिया गया है, और गुना करने पर यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, 40x - x² - 200 + 5x बराबर 124 प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप 45x - x² - 200 बराबर 124 लिख सकते हैं।
उसी तरह से जब उसको दाहिना से बायां तरफ लाया गया तो कितना हो जाता है, यह जो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको फैक्टर किया गया। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, एक द्विघात समीकरण में आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल किया जाना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने हम लोग पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ऐसी फैक्टर किया जाता है। ऐसी फैक्टर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से जोड़ घटाव करते हैं ताकि उसका गुणनफल सेम रहे, और घटाव जोड़ करने के बाद हमारा जो बीच का संख्या x का जो कोफिशिएंट है वह प्राप्त हो जाए। तो वही यहाँ पर किया गया है। और फिर x इंटू एक्स माइनस 36, यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद फिर 9 कॉमन लेने के बाद x माइनस 36 हो गया। तो दोनों जगह देख रहे हैं x माइनस 36 है, फिर x माइनस 36 है। यहाँ पर आप देखिए दोनों जगह x माइनस 36 है, तो x माइनस 36 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 36 को कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 9 बच गया। तो उसके बाद अब देख सकते हैं कि x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। या तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा, या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों को x का मान निकालने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कि x इक्वल टू 36 हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। तब जीवंत के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। तो जब जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, 36 है। अब देखिए उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में है, माना एक दिन में खिलौनों की संख्या x है। दूसरा क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर चाहे तो फिर से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने दिखाया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक मूल्य में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लगभग 750 रुपया थी। तो यहाँ पर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो मान लिया कि एक दिन में खिलौनों की संख्या x है। प्रतिदिन एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x होता है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा आपका x इंटू 55 माइनस x हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि लाभ कितना होता है, 750। कितना होता है, 750 होता है। तो x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। तो उसी को अब आगे सॉल्व किया जा रहा है, हल करता जाए तो हमें प्राप्त होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण में आ गया। और द्विघात समीकरण में आ गया तो इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। अब गुणनखंड करेंगे, ऐसी फैक्टर लगाने के बाद गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग। फिर ऐसी फैक्टर लगाने पर हम देख सकते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 30 आ गया, माइनस 25, और x माइनस 30 इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए x माइनस 30 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 30 या x इक्वल टू 25 हमारा सॉल्यूशन निकल कर के आया। इस कारण से जब एक दिन में खिलौनों की संख्या 30, तब एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस 30 बराबर 25 रुपये होंगे। तो जब एक दिन में खिलौने की संख्या 25,
तब एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपये। अब आप देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना कि पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या हो गया 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182 या फिर 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 82 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 14 बराबर भी 0 होगा और x माइनस 13 बराबर भी 0 होगा। तो x का मान निकल करके आ जाता है 14 या x का मान निकल करके आ जाता है 13। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14, इस कारण जब पहली संख्या 14 है तब दूसरी संख्या 13 है। तो जब पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या 14 है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को हम इस तरह से देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। तो माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक की बात की जा रही है। तो पहला संख्या मान लिया x है, तो दूसरा संख्या x प्लस 1 होगा, क्योंकि उसके बाद का संख्या में एक जुट करके आता है। जैसे एक के बाद 2 आता है, तो 1 2 क्रमागत संख्या, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ। फिर 2 के बाद 3 उसका क्रमागत संख्या आता है, तो 3 के बाद 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक क्रमागत संख्या मान लिए हैं कि कोई x है और उसके बाद का जो संख्या होगा वो x प्लस 1 होगा। तो इस तरह से प्रश्नानुसार यहाँ पर कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक, एक x है और एक x प्लस 1 है जो कि क्रमागत है। अब यहाँ पे दोनों का योग जो होगा, वर्गों का योग 365 होगा। तो वर्ग यहाँ पे मैंने स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब यहाँ पर करेंगे तब हमारा, चलिए अब देखते हैं इसको हल करके क्या निकल के आता है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 365, फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 हो गया। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 हो गया। फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाता है। x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 बराबर 0 हो जाता है। तो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 14 और x बराबर प्लस 13 आ गया। तो x माइनस 14 को जोड़ने पर इस कारण से यहाँ पे x बराबर कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या तो आ नहीं सकता है, ऋणात्मक संख्या आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर x बराबर धनात्मक संख्या ही कोई आएगा, तो इसीलिए x का मान यहाँ पे हम लोग -14 नहीं मानेंगे, -13 को मानेंगे। ठीक है, तो इस कारण से x बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में
देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम बताया गया है, यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार से 7 कम बताया गया प्रश्न में जैसा कि कहा गया है। तो आधार कितना हो गया, x-7 हो गया, तथा कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। तो इसलिए x-7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से जब इसको हल करते जाएंगे तो हमें हल प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें हल प्राप्त होता है कि x इंटू एक्स माइनस 12 और 5 इंटू एक्स माइनस 12। फिर जब x माइनस 12 को कॉमन ले लिया जाता है तो x प्लस 1 बचता है, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 हो गया। अब देखिए, दोनों को यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं ताकि x माइनस 12 बराबर 0 भी होता है और x प्लस 5 इक्वल टू भी 0 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, परंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि जो माइनस में आया है x-5 जो निकला है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x-5 नहीं होगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान 12 होगा। क्या होगा, x का मान 12 होगा। इस कारण से समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना होगा, 12 होगा। तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 12 माइनस 7 जो कि आपका ऊंचाई निकल करके आया 5 सेंटीमीटर। अब छठा क्वेश्चन आप देखिए। छठा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 है तो बर्तनों की संख्या थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो माना कि बर्तनों की संख्या x है। क्या मान लिया कि बर्तनों की संख्या x है, इसलिए निर्माण में लागत x प्लस 2x प्लस 3। प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। मतलब कि बर्तनों की संख्या और बर्तनों में लागत दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको फिर इस तरह से सॉल्व किया गया। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x इंटू 2x प्लस 15 माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू
शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से 2x + 15 और x - 6 = शून्य हो जाएगा। तो x बराबर -15/2, x बराबर 6। परंतु बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक नहीं हो सकती, अगर कोई संख्या है तो 1 2 3 4 5 ही तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि या माइनस में हो जाएगा, -2 -3, माइनस का मतलब घट जाना। तो कभी भी संख्या ऋणात्मक नहीं आ सकती है। तो इस कारण से इसका जो आंसर होगा धनात्मक होगा। तो कुल बर्तनों का उत्पादन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कुल बर्तनों का उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कुल बर्तनों की उत्पाद कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तथा लागत उसका कितना हो जाएगा, तो उत्पादन के 2 गुना से 3 अधिक है। लागत कितना है, उत्पादन के 2 गुना से 3 अधिक है। तो इस तरह से 2x + 3 बराबर 2 × 6 + 3 बराबर 15 रुपया। कितना हो जाता है, 15 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें और कमेंट करके हमें बताएं किस किस टॉपिक पर आपको प्रश्न नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। तो उस टॉपिक पर हम आपके सामने हर सवाल को लाएंगे और उसे अच्छी तरह से बताएंगे, समझाएंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। अंत में अब मैं यही कहूँगा प्यारे बच्चों एवं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा और भी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप हमारे वीडियो को फिर से आप वीडियो को देख सकें। तो इसलिए many thanks for watching this video and subscribe this channels. Thank you.